बहुत रिजेक्शन है। ये बिल्कुल फेक बात है कि कनाडा वीज़ा दे रहा है, जो भी अप्लाई कर रहा है उसके वीज़ास लग रहे हैं। मास्टर्स का स्टूडेंट है तो उसको तो स्ट्रेटली यूके या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी की एज जो है वो बहुत यंग है, कोई टाइज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो विजिट वीज़ा में फिट इन नहीं होते। आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट होना चाहिए 2 जर्मन कंपनीज का, सॉफ्टवेयर की या जिसके साथ भी आप काम करेंगे कि जी वी इंटेंट टू हायर दिस पर्सन। सेकेंडली 9,000 यूरोज शुड बी इन योर अकाउंट, ताकि उनको ये हो कि आपका पूरा लिविंग एक्सपेंस आपके पास है। आप जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है वो टेम्परेरी स्टे आपको प्रोवाइड करता है, तो हंगरी अलाउ नहीं करता कि आप डिपेंडेंट्स को लेके जाएं साथ। और बड़े कम मुल्क हैं जो आपको सेटलमेंट की तरफ लेके जाते हैं। अब बाइंडिंग टाइज की जैसे हम बात करते हैं तो कई लोग ये समझते हैं कि वालदैन बाइंडिंग टाइज हैं, बट इट इज़ नॉट द केस। जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ या कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये इमीडिएट फैमिली को आपकी देखते हैं, आपकी बीवी बच्चे या पार्टनर, स्पाउस, समथिंग लाइक दैट। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान बिलाल असलम साहब हैं. He's a visa consultant. Thank you so much for being on the podcast. Thank you. Sir, अच्छा, one of the reasons we wanted to call you and मुझे लग रहा था ये इंटरेस्टिंग होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी अब सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलने का, यहाँ से निकला जाए। Exactly. और बड़े अरसे से सोच रहे हैं. This is unfortunate. देखें, ज़्यादा हो गया. उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, but the need of the hour for a lot of people is to leave. It is very true. Safety, security हो या economic conditions हो, it is a part of life. तो सर आप different visas देखते हैं, from nomad visa जिस तरह हम अभी ऑफ एयर डिस्कस कर रहे थे, student visas, और हम different चीज़ों पे आते हैं. Let's start with a broad category कि मैंने जाना है बाहर, ठीक है? Right. और मैं यहाँ एक फ्रीलांसर हूँ या मैं कुछ इस तरह का अपनी बिजनेस कर रहा हूँ, और लेकिन मैं रहना पाकिस्तान में नहीं चाहता. What are my options? राइट. अच्छा, इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमें प्रोफाइल मैचिंग करना होता है कि जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है, फ़र्ज़ करें हम अगर किसी की एज जो है वो बहुत यंग है, कोई टाइज नहीं है, तो ऑब्वियसली वो विजिट वीज़ा में फिट इन नहीं होते. अब मे बी उनका अगर एजुकेशन रिसेंट है तो उसमें स्टडी वीज़ा के उनके चांसेस ज़्यादा हों लगने के. अच्छा, फिर इसी तरह से अगर प्रोफेशनली दे आर डूइंग आईटी या कुछ रिमोट जॉब कर रहे हैं तो उसमें डिजिटल नोमैड वीज़ा एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है. जो हमने यही बात की कि रिलोकेट होना चाहें, वहाँ रह के काम करना चाहें. अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो भी हम शेयर कर रहे थे कि जिस तरह के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स रहे हैं या हमारे इंफ्रा के जो चैलेंजेस हैं, इस वजह से भी फ्रीलांसर्स दे आर रियली स्ट्रगलिंग. तो उनको ये होता है क्योंकि जो क्लाइंट है आपका बाहर बैठा हुआ वो ये नहीं मानता कि जी फाइबर ऑप्टिक डाउन हो गई थी या क्या हो गया था. तो उसके लिए एक तो ये कि उनके बिजनेस एनहेंसमेंट बहुत ज़्यादा होती है. इट हैज़ मोर क्रेडिबिलिटी और मे बी दे कैन चार्ज इवन मोर वाइल स्टेइंग इन दोज कंट्रीज, क्योंकि पाकिस्तान में उसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. सही. तो दुबई का तो मुझे पता है डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है. दुबई के अलावा कौन से मुल्क हैं जहाँ पे? अच्छा, दुबई के अलावा टोटल 44 कंट्रीज़ हैं जो डिजिटल नोमैड ऑफ़र कर रहे हैं. उसमें गल्फ़ में अगर हम बात करें, जैसे दुबई आपने कहा, फिर ट्रॉपिकल में चले जाएं तो सीशेल दे रहा है. फिर उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे एस्टोनिया है, नॉर्वे है, फिर आपको हंगरी दे रहा है डिजिटल नोमैड वीज़ा, पोर्चुगल दे रहा है, जर्मनी दे रहा है. तो अब इसमें ये देखने वाली बात है कि हमारा पर्पस क्या है डिजिटल नोमैड वीज़ा को लेके. एक बात ये समझने वाली इसमें ज़रूर है कि आप जो डिजिटल नोमैड वीज़ा है वो टेम्परेरी स्टे आपको प्रोवाइड करता है. यानी उसका एक कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके पास एक अपग्रेडेड लाइफस्टाइल हो एंड बेटर लिविंग कंडीशंस और बेहतर वर्किंग कंडीशंस आपको मिल जाएं. अच्छा, इसीलिए कई कंट्रीज इसको सेटलमेंट की तरफ नहीं लेकर जाते. सेटलमेंट मतलब? सेटलमेंट लाइक जो परमानेंट सेटलमेंट होती है, पीआर, नेशनैलिटी, उसकी तरफ नहीं लेके जाते. तो अगर मैं 5 साल भी रहूँ उधर मुझे नेशनैलिटी नहीं मिलेगी? एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. अब उसमें पोर्चुगल को जैसे हम काफ़ी प्रमोट करते हैं. पोर्चुगल में ये है कि अगर आप 5 ईयर्स रहते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पीआर पे. तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एडवांटेज है, क्योंकि अगर आपका पीआर हो गया तब तो आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं. तो ये पोर्चुगल का एक एडवांटेज है और ये बड़े कम कंट्रीज़ देते हैं. फिर आप डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकते हैं साथ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन जैसे अगर हम बात करते हैं हंगरी की, तो हंगरी अलाउ नहीं करता कि आप डिपेंडेंट्स को लेके जाएं साथ. दे वेलकम यू कि आप अलग आ जाएं, 1 साल का वीज़ा ले लें, 2 साल रिन्यूअल ले लें, एंड अल्टीमेटली आपने वहाँ से जाना है, ट्रैवल करना है. तो अगर इस सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो ये बड़ा एक अच्छा डेस्टिनेशन है. अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्लाइमेट भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप
किधर रहना चाहते हैं। जैसे लेट से नॉर्वे है, नॉर्वे में अब जो उनका एरिया है स्वेलबार्ड, उधर 3 months जो है वो 24 hours इज डार्कनेस एंड द टेम्परेचर इज इन नेगेटिव। तो अगर एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस, सो इफ यू डोंट लाइक विंटर्स और यू डोंट लाइक दैट मच ऑफ हार्श एनवायरनमेंट, तो फिर वो आपके लिए जगह नहीं है रहने के लिए। तो इसमें आपने ये एक आप कह लें कि शिफ्ट ओवर है आपकी पूरी लाइफ का, कि आपका इसमें बेशुमार आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, कि आपने फैमिली रिलोकेट करनी है, आपने वहाँ सेटलमेंट देखनी है, आगे आपने देखना है कि क्या हो सकता है रह के, इनकम आपने देखनी है। तो इसलिए इस पर बड़ी केयरफुल थिंकिंग रिक्वायर्ड है। और लैंग्वेज भी फैक्टर होगी ऑब्वियसली। अगर मतलब मैं पोर्चुगल में रह रहा हूँ और वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो इट्स डिफरेंट टू से दुबई जहाँ मोर पीपल स्पीक इंग्लिश एक्सेट्रा। फाइनेंशियली क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अच्छा, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पोर्चुगल की तो है कि आपकी 760 यूरो पर मंथ इनकम होनी चाहिए। 760 यूरोस, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 12 से तो एनुअल इनकम आप यील्ड कर लेंगे। तो ये मैंने अपने बैंक अकाउंट में पूरे साल की दिखानी है या सिर्फ 760 यूरोज अ मंथ दिखानी है? अच्छा, एक तो ये कि ये इनकम आ रही हो आपके पास, कंसिस्टेंट नजर आए कि वो आपके अकाउंट में शिफ्ट हो रही है। अच्छा, दूसरा ये कि इसके सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी होने चाहिए, कि ये किधर से आई है। आपके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए अपने फॉरेन एम्प्लॉयर की तरफ से या जिनके साथ आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो ये कि कॉन्ट्रैक्टिंग का तो इतना इशू नहीं है। लाइक हमने आज तक जिससे भी डिस्कशन किया है, यूजुअली पीपल हैव द कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली, और जो उनका इनकम बार है वो भी $2,500 है। तो अगर उसको देखें तो 760 यूरो इज़ क्वाइट लो, लेकिन जितना ज़्यादा द मोर द बेटर, आपकी वीज़ा चांसेस ज़्यादा बेहतर होते हैं, आपकी इनकम हाई ज़्यादा शो हो रही होती है। और आपको कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिखाना? मैं अगर फ्रीलांसर हूँ, मेरा साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इज दैट इनफ? दैट इज़ इनफ, साल का कॉन्ट्रैक्ट इनफ है। और फिर 3 months का आपकी 3-4 months की सपोर्टिंग बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब बैंक स्टेटमेंट में भी हम अगेन जैसे बात करते हैं ना कि हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि हाई कैसे करनी है, बैंक स्टेटमेंट में भी जब आप उसके साथ सपोर्टिंग लोकल बैंक लगाते हैं और वाइज लगाते हैं या पियोनियर लगाते हैं, तो वहाँ का एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक हो जाती है, मनी ट्रेल, कि ये पैसा कहाँ से आया। तो अगर आपकी फ़र्ज़ करें ABC कंपनी है समथिंग, और वो आपको पैसा ट्रांसफ़र कर रही है वाइस से, तो वो आपके बैंक में जब ट्रांजैक्शन होगी तब भी वो लिखा हुआ नज़र आएगा। और उसी कंपनी के सपोर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, लेजिट शो करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और मैं बाहर जाके, मिसाल के तौर पे आई हैव अ बिजनेस, आई डोंट वांट टू सेट अप द बिजनेस बट आई वांट टू लिव पोर्चुगल में, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, मैं अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ? ऐसे हो सकता है? आप दे सकते हैं। अच्छा, उसका कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि फ्रीलांसर के लिए अगर तो किसी का पाकिस्तानी कंपनी के साथ भी फ्रीलांसर एग्रीमेंट है तो वो भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि यूजुअली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका होस्ट कंट्री जो भी है, जैसे पोर्चुगल होस्ट कंट्री है, तो यू शुड हैव 2 or 3 क्लाइंट्स आउटसाइड दी होस्ट कंट्री। वो कहीं भी हो सकते हैं, अमेरिका हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अच्छा, सिर्फ जर्मनी की सूरत में ये है कि आपके पास जर्मन कंपनीज का लेटर ऑफ इंटेंट होना ज़रूरी है, कि जर्मन के वो आपके साथ काम करेंगे आगे। अच्छा, उसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इनकम दिखानी है। अब अगर किसी की इनकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं ऐसे भी हो सकता है कि वो इनकम पे ना फॉल कर रहे हो, तो वो ये कर सकते हैं कि जर्मन कंपनीज के साथ डिस्कशन इनिशिएट कर सकते हैं, उनसे लेटर ऑफ इंटेंट ले सकते हैं कि दिस पर्सन ही इज़ फिट फॉर व्हाट स्किल सेट इज़ रिक्वायर्ड। उस सूरत में ये होता है कि आपको 9,000 यूरोज अपने अकाउंट में दिखाने होते हैं कि ये मेरे पास पूरे साल का एक्सपेंस पड़ा हुआ है। तो उसमें जो ट्रांजैक्शन शो करनी है वो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट आपको चाहिए होगा। और पोर्चुगल के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है जो मुझे पासपोर्ट ऑफर करती है ना? यूजुअली नॉट। और दुबई का जो है, इज दैट व्हाट्स द मोस्ट पॉपुलर वन जो अभी चल रहा है? नोमैड वीज़ा ज़्यादा पोर्चुगल चल रहा है, जर्मनी चल रहा है। पोर्चुगल इस वजह से चल रहा है क्योंकि ये आपको सेटलमेंट देता है ज़्यादा, तो ये एक वजह है, और जो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बड़े कम मुल्क हैं जो आपको सेटलमेंट की तरफ लेके जाते हैं, यूजुअली नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि ये वीज़ा कैटेगरी वो है कि आपने एक टेम्परेरी उसके लिए आना है, स्टे के लिए आना है, यू लिव ओवर देयर, यू वर्क ओवर देयर, और वो करें आप 4 years कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करें और वापस आ जाएं या आगे कहीं निकल जाएं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हाउ मच, मतलब लोग कहते हैं कि नहीं ये फैक्टरिंग, एक तो फैक्टर हो गया ना फाइनेंशियल वेलबीइंग का, कि आपके पास अकाउंट में इतने पैसे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक और हमें बात सुनने में आती है कि आपके कितनी प्रीवियस वीज़ाज लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि आपका अगला वीज़ा लगेगा। फिर एक थर्ड फैक्टर है जो माने या हम ना माने, अगर आपका नाम मिसाल के तौर पे उसामा है या मोहम्मद है या आप एक 25 साल के दाढ़ी वाले मर्द हैं वर्सेस कि आप एक 60 साल की औरत हैं, मतलब
देयर इज अ डिफरेंस इन प्रोफाइल, राइट? इट इज एक तो ये एक ज़माने में टेररिज्म की वजह से था, अब क्यों होता है, और क्या वो प्रोफाइल्स हैं जिनका लेस लाइकली है वीज़ा लगना, और क्या वो प्रोफाइल्स हैं जिनकी ज़्यादा लगे? अच्छा, एक तो ये कि सबसे पहले इनकम किसी की पाकिस्तान में क्या है। अच्छा, जितने भी कंट्रीज़ हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि आप ना आएँ। ऑब्वियसली दे वांट टूरिज्म, दे वांट मनी, लेकिन वो चाहते हैं कि लेजिट ट्रैवलर आए। तो अगर तो आप अच्छी इनकम है आपकी, सब्सटेंशियली रीजनेबल इनकम है, दूसरा आपके बाइंडिंग टाइज हैं पाकिस्तान में। जैसे आपने बात की कि अगर कोई बहुत यंग है तो ऑफ कोर्स उनके कोई बीवी बच्चे नहीं होंगे यूजुअली, एक अनमैरिड वो उसमें है, तो उसमें एम्बेसी को ये डाउट होता है कि आप वापस नहीं आएंगे, आप वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे। इसीलिए वही जो हमने बात शुरू में की थी कि अगर आपका प्रोफाइल इस तरह का है कि आपकी उम्र कोई 22-23 ईयर्स है, आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तब आप एजुकेशन स्ट्रीम को ले सकते हैं। लेकिन एजुकेशन स्ट्रीम में मुझे मास्टर्स करना ज़रूरी है? आप डिपेंड करता है, जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं, येस इट इज़ मास्टर्स है। अब डिपेंड करेगा कि मास्टर्स में भी अगर रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, जैसे अगर आपके 70% प्लस हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये है कि आपको प्री मास्टर्स के थ्रू आना पड़ेगा। या कुछ कंट्रीज़ हैं जो 60% पे भी ले लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा इज़ अ वेरी शॉर्टेस्ट रूट जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर सकते हैं, विच इज़ ओनली अ 9 मंथ लेंथ कोर्स। अच्छा, हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि आप शॉर्टर डिग्री पिक करें। जैसे अगर आप इंटरमीडिएट के बाद जा रहे हैं तो कनाडा आपको ऑफर करता है कि आप 2 इयर्स का एसोसिएट डिग्री कर लें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो 2 इयर्स में एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, आप एक डिग्री ले लेते हैं, एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं। दूसरा ये है कि आपको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है, तो आपके पास आप जॉब मार्केट में आ जाते हैं, फिर आप उस डिग्री को आगे मास्टर्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो अगर तो आप इस डिग्री को, कोई भी जो ट्रैवलर हैं अगर तो वो जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, तो कनाडा बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है जाने के लिए। बट कनाडा महंगा है, ऑस्ट्रेलिया और यूके के मुकाबले में कनाडा खासा महंगा है। लेकिन ये है अगर आप स्टूडेंट राउट लेना चाह रहे हैं ना, मतलब एक तो फ्रीलांसर वीज़ा हो गया। अब ये जो डिफरेंट कैटेगरी है कि अगर आपसे वो फ्रीलांसर वाला काम नहीं हो रहा तो आप स्टडी वाला आप ऑप्शन ले लें, वो ऑप्शन ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे हमने विजिट वीज़ा की बात की, अब आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स पे कि आपने कनाडा जाना है। फ़र्ज़ करें जी, कनाडा ने तो आजकल बहुत वीज़ाज़ ओपन कर दिए हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, ये देखें फ्रेश पासपोर्ट्स पे लग गए हैं वीज़े। तो इट इज़ नॉट ट्रू। अगर वो इस तरह से देने लगे तो फिर तो सब चले जाएंगे। तो ये एक तो ज़्यादा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली इट्स मोर अबाउट व्यूज़ कि आप, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। अब वो बात करें जो बस लोग देख रहे हो, आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, और दूसरा दे डोंट हैव एनी लेजिट ऑफिसेज और समथिंग लाइक दैट। और थर्डली ये है कि जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसमें कंसल्टेंट का कोई नुकसान नहीं होता। ऑब्वियसली उसने तो कंसल्टेंसी ले ली, लेकिन नुकसान एंड ऑफ द डे आपका अपना है, आपकी पासपोर्ट वर्थ डाउन हो रही है। तो जब भी आप अप्लाई करें, कंसल्टेंट जो भी कह रहा है आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली आपने कंपेयर करके देखना है कि सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और आप उसमें क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि उसने तो कंसल्टेंसी ले ली अपनी और अप्लाई भी करवा दिया, एंड यूजुअली दे नेवर से नो टू एनीबडी कि यू आर वेलकम, आप आ जाएं जी, आप अप्लाई कर दें। अब ये चीज़ें आपको खुद बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि आपकी एज क्या है, इनकम क्या है, बाइंडिंग टाइज क्या है। अब बाइंडिंग टाइज की जैसे हम बात करते हैं तो कई लोग ये समझते हैं कि वालिदैन बाइंडिंग टाइज हैं, बट इट इज़ नॉट द केस। जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज़ या कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये इमीडिएट फैमिली को आपकी देखते हैं, आपकी बीवी बच्चे या पार्टनर, स्पाउस, समथिंग लाइक दैट। तो ये प्रोफाइल असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। फिर अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं और वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी नहीं है, वो जाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जा सकते हैं? क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री तो एक प्रॉब्लम है। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपके किसी भी ट्रैवलर के कोई रिलेटिव्स रहते हैं किसी कंट्री में, जैसे यूके में, कनाडा में, जो उनको एक इनविटेशन लेटर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो उसमें आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल इस्टेब्लिश हो जाता है कि आप अपनी फैमिली रियूनियन के लिए जाना चाह रहे हैं, आप मीटअप करने चाह रहे हैं। जब आप नॉर्मल विजिट वीज़ा डालते हैं, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, इन्विटेशन भी नहीं है, आपने नॉर्मल विजिट वीज़ा आज कनाडा का अप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट रेड फ्लैग इज़ एम्बेसी विल थिंक कि जी वाई नॉट थाईलैंड, आप थाईलैंड नहीं गए, आप टर्की नहीं गए, आप दुबई नहीं गए, तो वाई यू आर कमिंग टू कनाडा इज़ योर फर्स्ट कंट्री फॉर अ टूरिज्म पर्पस। तो लॉजिकली ही वो डाइजेस्ट नहीं होगा किसी को, और इसलिए वीज़ाज लगते भी नहीं है इस प्रोफाइल पे लोगों के। बहुत रिजेक्शन है।
ये बिल्कुल फेक बात है कि कनाडा वीज़ा दे रहा है, जो भी अप्लाई कर रहा है उसके वीज़ास लग रहे हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इवन कनाडा की बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, इट्स ऑल जोक, क्योंकि पूरा पाकिस्तानी अप्लाई करने लग गया है और ऑब्वियसली दे विल नॉट गिव वीज़ा टू एवरीवन। तो आप उसमें बेहतर ये है कि पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री इस्टेब्लिश करें, अगर तो कोई इन्विटेशन वगैरह नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छे शो करें। फिर एक और बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कई लोगों की इनकम बड़ी अच्छी होती है लेकिन वो टैक्स रिटर्न्स में नहीं शो कर रहे होते, और वो इनकम आपकी कोई मनी ट्रेल नहीं होती, कोई नज़र नहीं आ रही होती, इसको प्रूव करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। अब कंट्री सिलेक्शन इसमें भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है इस चीज़ को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का मनी ट्रेल ज़्यादा क्लियर नहीं, टैक्स इनकम ज़्यादा नहीं आ रही, बैंक स्टेटमेंट बहुत हैवी और वो यूके विजिट वीज़ा अप्लाई कर देता है, तो यूके सबसे ज़्यादा ट्रिकी है इसके कंपैरिजन में कि वो आपकी एग्जैक्टली मैच करते हैं टैक्स रिटर्न विद योर बैंक स्टेटमेंट्स। ठीक है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो कहाँ से आ गए, आपने तो टैक्स ही नहीं दिया। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स होलिस्टिक असेसमेंट कि जब कोई भी कैंडिडेट आते हैं तो उनके एज के लिहाज से, उनके फाइनेंशियल्स के लिहाज से, बाइंडिंग टाइज के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज से ये देखना होता है कि सूट क्या करता है ज़्यादा। और आप जिस तरह मिसाल के तौर पे जब कोई आता है तो आप ऑब्वियसली उनको एनालाइज करके आप उनको बताते हैं कि ये आपके लिए बेस्ट है, अगर आपने ये करना है तो ये बेस्ट है। आपने बात की स्पाउस की, और कि अगर आपके पास स्पाउस है या बच्चे हैं, दैट्स अ गुड साइन। What are some of the mistakes people make? Let's say कि मैंने जाना है, do I take my wife with me at the same time या मैं उनको बाद में लाऊं? अगर, और मिसाल के तौर पर कभी बार ऐसे होता है ना, लेट्स से कि माय वाइफ हैज़ अ फैंटास्टिक ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन आई हैव नो ट्रैवल हिस्ट्री, हम साथ अप्लाई करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा होता है? अच्छा, उसमें यह है कि आपने अगेन इसमें भी कुछ और फैक्टर्स हैं जिसमें आपने एज देखनी है और आपने ये देखना है आपका रिलेशनशिप कितना पुराना है। अगर कोई न्यू कपल है, लाइक रिसेंटली गॉट मैरिड, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे डिसअपियर होने के, जो एम्बेसी आपको देखेगी तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे हैं साथ तो ऑब्वियसली बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, बच्चों को छोड़ के आप खुद लाइक जो दो पार्टनर्स हैं वो लाइक करते हैं वो अप्लाई कर दें। और उसके अलावा ये है कि बच्चों की एजेस भी बड़ी काउंट करती हैं कि अगर आपके बेटे की एज है, बेटा बेटी की कोई 10 ईयर्स से कम है या वो अभी यंग नहीं हुए, तो ज़ाहिर है एम्बेसी देखती है कि हु विल टेक केयर ऑफ देम। तो आपको साथ एफिडेविट्स देने पड़ते हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के या समवेयर इन द फैमिली हु विल टेक केयर ऑफ देम, ताकि आपका एक जस्टिफाइड नज़र आए। बट जब आप पूरी फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। और उसमें लोगों का ज़रा ये ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि लाइक आप फैमिली के साथ करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा आपको वीज़ा देता है आपकी पासपोर्ट लेंथ के अकॉर्डिंगली, एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली। कि जैसे अगर आपका लेट्स से अभी हम 2023 में और आपका पासपोर्ट 2030 में एक्सपायर हो रहा है या 29 में हो रहा है, तो कनाडा आपको 5 to 6 ईयर्स का वीज़ा दे देगा। 10 ईयर वैलिडिटी है तो 10 ईयर्स से देंगे एंड इट्स अ मल्टीपल एंट्री। मैं अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है, रिन्यू करा सकता हूँ अगर मेरा 2024 में एक्सपायर हो रहा है, लेकिन अभी 2024 आया नहीं है, या 2025 में एक्सपायर हो रहा है, तो मैं जाके पाकिस्तान एम्बेसी, मतलब जो भी पाकिस्तान का पासपोर्ट देके वापस एक्सटेंड करा सकता हूँ? अच्छा, उसको एक्सटेंड तो नहीं करा सकते ऑब्वियसली, इट्स नॉट लॉजिकल। उसमें फिर ये है कि या तो थोड़ा सा वेट किया जाए या ये कि प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि सेकंड पासपोर्ट आपका साथ अटैच हो जाता है। बट ये कि ये वाकई प्रॉब्लम होगा कि आपका अगर 1.5 साल का पासपोर्ट वैलिड है तो आपको 1.5 साल का वीज़ा देंगे। लेकिन अगर आप उसमें गए हैं, अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप उसमें गए हैं, आपने अवेल किए और आप टाइमली पाकिस्तान वापस आ गए, तो उसमें आपके ये कि अगेन अप्लाई कर दें कि और चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। और वो जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो लॉन्ग टर्म आपको वीज़ा देता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर एक कपल है, हस्बैंड पहले चले गए हैं, वो होके आ गए, एक थोड़ा सा लेजिटिमेसी डेवलप हो गई, देन ही और शी कैन अप्लाई फॉर हिज और हर स्पाउस। ठीक है। तो वो आपकी थोड़ा सा और लेजिट हो जाएगा केस। ये एक इसका तरीका होता है कि आपने अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है एज अ ट्रैवलर। एंड सर, अगर हम बात करें प्रोफाइल बिल्ड करने की, व्हाट इज द इजीएस्ट प्लेस जहाँ वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता पाकिस्तानी का? मतलब वैसे कोई वीज़ा फ्री जगह है पाकिस्तानी के लिए? वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, जैसे मालदीव का वीज़ा ऑन अराइवल है, आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा कुछ बेलारूस है, बेलारूस भी वीज़ा ऑन अराइवल देता है। ऑब्वियसली आपके पास वहाँ से इनविटेशन होना चाहिए, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, वहाँ की टूरिज्म कंपनी की ओनरशिप होनी चाहिए कि ये हमारे ट्रैवलर हैं जो आ रहे हैं। और फिर उनको कई दफ़ा एयरपोर्ट पे आपको लेने भी आना पड़ता है, ठीक है, जस्ट टू शो द इमिग्रेशन एंड एवरीबॉडी। तो बेलारूस में जा सकता हूँ वीज़ा के बगैर? बेलारूस आप वीज़ा के बगैर मालदीव्स में जा सकता हूँ, मालदीव्स में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं। फिर ईज़ ऑफ वीज़ा की अगर हम बात करें तो थाईलैंड इज़ वेरी ईजी, ठीक है। फिर बाकू बहुत ईजी है, आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन बाकू
बेशुमार लोग गए हैं, हर बंदा जा रहा है। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि एक तो बाकू 3 डेज में आपको वीज़ा दे देता है, 3 वर्किंग डेज, और कंफर्म्ड होता है मेरे पास 2% के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट कॉपी, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, अब आपका वीज़ा लग गया, आप अगर ये भी कहते हैं कि आज रात 11 बजे की फ़्लाइट लेनी है मैंने बाकू के लिए, आप जा सकते हैं। देयर इज़ अ रूट कि आप अर्जेंट वीज़ा डालते हैं, 3 आवर्स में वीज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो अगर हम इस वक्त अप्लाई करें, इट्स लाइक आप 3 एंड आई हैव नो वीज़ा हिस्ट्री, कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है, सिर्फ आपके पासपोर्ट कॉपी जाती है। तो उसमें यह है कि अगर आपको इतना ईज ऑफ एक्सेस है, फिर थाई के वीज़ाज रिजेक्ट नहीं होते, श्रीलंका के रिजेक्ट नहीं होते, इंडोनेशिया के भी लग जाते हैं वीज़ाज, जो आपकी टूरिस्टिक कंट्रीज़ हैं। अच्छा, दुबई भी वीज़ा दे देता है, बट दुबई का ये है कि आपको इंटरव्यू कॉल आती है, रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि कई लोग अपना वो बिजनेस शो करते हैं जो वो कर नहीं रहे होते। जैसे अगर किसी ने लिख दिया कि मेरी मोबाइल आउटलेट है, तो वो आपको ये कहेंगे कि अच्छा आजकल जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है टेलीफोन्स पे, या अगर आपसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आपकी फील्ड का, तो वही आपने बताना है जो एक्चुअल है। फिर होटल बुकिंग कौन सी होनी चाहिए, कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स ऐड होनी चाहिए। आप इस तरह की बुकिंग ना करें कि जो लगे कि नहीं ये खाली वीज़ा पर्पस के लिए जा रही है, ये तो कैंसिलेबल है। तो आपने अपने चांसेस इंप्रूव करने के लिए हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, थाई की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट बेशुमार जाते हैं, लाइक आपकी टैक्स रिटर्न्स जाएंगी, सारे प्रीवियस पासपोर्ट्स जाएंगे, ट्रैवल हिस्ट्रीज आपकी जाएंगी, लेकिन वीज़ा रेशियो इज सब्सटेंशियली हायर। आप कह लें कि ऑलमोस्ट 99% पीपल गेट द वीज़ास, अगर किसी का कोई ब्लैक लिस्ट में नाम ना आया वो। और रिसेंटली दुबई बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गया हुआ। अच्छा, एग्जैक्टली, दुबई के वीज़ा रिजेक्शन बहुत ज़्यादा। अच्छा, इट इज़ यार एक जगह जा खैर चलें। हाँ, तो वो ये काफ़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। तो क्योंकि जैसे पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात डाउन होते हैं या किसी भी कंट्री के होते हैं, तो ऑब्वियसली जो दूसरे कंट्रीज़ हैं दे गेट वेरी मच रिलक्टेंट। अभी जैसे दुबई ने पाकिस्तान के बेशुमार सिटीज़ को बैन किया कि अगर आपका पासपोर्ट उस सिटी का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते दुबई वीज़ा के लिए। ठीक है। फिर कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे दुबई का वीज़ा क्योंकि यूएई का वीज़ा ये दुबई से भी अप्लाई हो सकता है और ये शारजा से भी होता है। तो किस सूरत में शारजा से करना चाहिए, किस सूरत में दुबई से करना चाहिए, तो वी कैन असेस सीइंग द प्रोफाइल। ठीक है। और सर अब स्टूडेंट वीज़ाज़ पे जाते हैं, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्टूडेंट वीज़ा? अगर मैंने जाना है कहीं पढ़ने, कुछ भी कोर्स वगैरह करने, पैसे भी सबसे कम, सही, और सबसे आसान वीज़ा भी कहाँ लगता है? आसान कहाँ? अच्छा, इसमें ये देखना है कि आपकी करंट एजुकेशन क्या है और आप किस डिग्री प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है तो उसको तो स्ट्रेटली यूके या ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यूके में मास्टर्स 1 ईयर का है खाली, जबकि पूरे यूरोप में मास्टर्स 2 ईयर्स का है। ठीक है। अब तो इट्स अ शॉर्टर डिग्री लेंथ, 2 ईयर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे देता है। वीज़ा रेशियो इज़ ऑलमोस्ट 99% अगेन यूके के वीज़ाज लग जाते हैं। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो अनदर वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा, कई दफ़ा बच्चे गलती ये कर जाते हैं, आपने एक ये सुना होगा लोगों का, एक पाकिस्तान में एक थिंकिंग ये है कि जी बेटे को भेजने के एक दफ़ा हमने पैसे दे देने और उसके बाद तो ये खुद करेगा। और कई लोग आपको कंसल्टेंट्स भी ये कहते हैं कि जी इट्स वेरी ईजी, आप अपनी लिविंग भी निकाल देंगे और अपनी फीस भी निकाल देंगे, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 20 आवर्स जॉब अलाउड है ना आपको करने के लिए। 20 आवर्स जॉब में आपका वेज रेट भी कम है, तो आप पैसे निकाल ही नहीं सकेंगे। अब अंडर ग्रेड की जो मैं आपको बात कर रहा था उसमें यह कि ये 3 इयर्स की डिग्री है, और अगर कोई फाउंडेशन में जा रहा है, किसी के नंबर सही नहीं है, इंटरमीडिएट में या ए लेवल ग्रेड सही नहीं है, तो वो जाएगा फाउंडेशन में, तो 4 इयर्स हो जाएगा। अब 4 ईयर एक बहुत लंबा टाइम है, बच्चे नहीं कर सकते उसको कोप अप। तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो फुल टाइम जॉब्स करने लग जाते हैं, वो अपनी स्टडीज छोड़ देते हैं या वो कोई और रूट देखते हैं, जिसको अब अगेन यूके गवर्नमेंट बड़ी टाइट कर रही है कि जैसे अब उन्होंने जो दे आर कंसिडरिंग कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए होंगे वो उसको वर्क पे कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे जब तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर अंडर ग्रेड में जाना किधर चाहिए, कि अगर तो आप डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते और साथ काम भी कर और काम भी कर लें और कुछ कर लें, उसमें यूरोपियन कंट्रीज बड़ा ज़बरदस्त जर्मनी देते हैं। जर्मनी देता है, फिर पोलैंड आपको दे रहा है, क्योंकि पोलैंड अगर किसी के पास 14-15 लाख रुपए भी हैं तो वो पोलैंड जा सकता है, जबकि वेयरएज यूके के लिए आपको 3.5 to 4 मिलियन रिक्वायर्ड होगा। तो यूरोपियन कंट्रीज एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, स्पेशली जो IT के लोग हैं
उनके लिए, क्योंकि आईटी में लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। जो हमने शुरू में बात की थी कि वहाँ पे लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम होता है, तो व्हेन यू आर डीलिंग इंटरनेशनली तो आपके क्लाइंट सारे बाहर के होते हैं, तो आप लैंग्वेज कवर कर जाते हैं। आईटी में फिर भी कवर हो जाएगी, लेकिन अगर आप बिजनेस स्किल में जा रहे हैं, आप मार्केटिंग में जा रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर बजट्स आपके हाई हैं तो कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि कनाडा आपको पीआर देने में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। तो अगर किसी के पास 6 to 7 मिलियन है तो ही शुड बी टारगेटिंग टुवर्ड्स 6 to 7 million पीकेआर। हाँ, मैं कह रहा हूँ पीकेआर एग्जैक्ट, इट इज डॉलर है पीकेआर में, ठीक है। तो अगर किसी के पास इतनी अमाउंट बजट बनता है तो वो बड़ा इजीली जा सकते हैं। और अगेन कनाडा की क्योंकि डिग्री लेंथ बहुत शॉर्ट है, यूके में हमने बात की कि 3 years या 4 years का बैचलर्स होएगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कनाडा की बात करें तो एसोसिएट डिग्री में जा सकते हैं जो 2 years की है, ठीक है। तो आपका बेंचमार्क कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे जब बच्चा जाता है इसमें पूरे साल की फ़ी इंक्लूडेड होती है, तो फर्स्ट ईयर आपकी फ़ी भी गई होती है और आपका लिविंग एक्सपेंस भी गया होता है। तो आपका इसलिए कोई प्रेशर नहीं होता स्टूडेंट के ऊपर कि उसने खर्चा कैसे करना है, और नेक्स्ट ईयर के वो फंड बड़ा इजीली एक्यूमुलेट कर सकता है। अच्छा, इसमें एक और टिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम मेरे से लोग ये सवाल करते हैं कि किधर जाना चाहिए, किस कंट्री में। सबसे पहले तो ये कि अगर हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन अगर आपके पास कहीं लिविंग की सपोर्ट है, आपको कोई रिहाइश दे सकता है, कोई आपके रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव, आपके भाई, तो उसमें ये होता है कि आपका लिविंग एक्सपेंस कम हो जाता है खासा, और फिर आप अर्न करके अपनी फ़ी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे रिलेटिव्स हैं, जहाँ पे आपका एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है ऑलरेडी, अगर उसको अवेल कर लें तो वो फ़ायदेमंद होगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल, दैट मेक सेंस। अच्छा सर, अब इसको मैं थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, ठीक है। एक तो वो वाला सिस्टम हो गया ना कि सबसे सस्ता, सबसे आसान, ये वो सही है। अब मैं एक टाइकून बंदा हूँ, पाकिस्तान का अरबपति खरबपति हूँ, मैंने पासपोर्ट खरीदना है, ठीक है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था, कोई मुझे कह रहा था 2 करोड़ में जी टर्की का पासपोर्ट आ जाता है, 4 करोड़ में पोर्चुगल का आ जाता है, इतने का। Can I actually buy a nationality sitting इधर पाकिस्तान में बैठा? You can, you can. कौन सी? बट इसमें आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपने नेशनैलिटी क्यों लेनी है। जैसे कैरेबियन कंट्रीज है, डोमिनिका है, सेंट लूसिया है, अगर आप उनको $100,000 का डोनेशन करें तो वो आपको नेशनैलिटी पासपोर्ट दे देते हैं। बिल्कुल, सेंट कीट्स भी है ना इस तरह, सेंट कीट्स भी है। अच्छा, लेकिन ये पैसे आपकी डेड इन्वेस्टमेंट है, ये डाउन द लाइन ज़ाया हो जाती है, खत्म हो गई, कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा, अगर अब ये किसके लिए सूटेबल है, ये उनके लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना है। जैसे कई कंपनीज़ के ओनर्स जिनके साथ हम कॉर्पोरेट कंपनीज़ के साथ काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो पासपोर्ट फंसा नहीं सकते हर एम्बेसी में, कि आज कनाडा के लिए चला गया, कल यूके के लिए चला गया, दे हैव टू ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। तो इन पासपोर्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवल बन जाता है। और लेकिन वर्किंग के लिहाज से इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वर्किंग के लिहाज से एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन आजकल है यूके के इनोवेटर वीज़ा का। अगर किसी के पास 50,000 पाउंड है तो वो यूके के इनोवेटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। वो क्या है? इनोवेटर वीज़ा में बेसिकली यू हैव टू कम अप विद अ बिजनेस आइडिया जो ऑलरेडी नहीं हो रहा, आपको थोड़ा सा यूनिक करना होता है, और आप उसका बिजनेस प्लान बनाते हैं, फिर उसको एंडोर्सिंग बॉडी वेट करती है। अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन है ज़रा लोगों का पाकिस्तान में, कई लोग ये कहते हैं कि जी आपके पास 5-10 हज़ार पाउंड भी है तो आप कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, क्योंकि आपने एंडोर्सिंग बॉडी को ये दिखाना है जिन्होंने वेट करना है आपका प्रपोजल, एंड देयर वेरी फ्यू, कि आपके पास नेक्स्ट बिजनेस स्केलेबिलिटी 3 years का पैसा पड़ा हुआ है, आप जो आपके बिजनेस प्लान को सपोर्ट करेगा। तो आप वीज़ा के लिए आप उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आप एंडोर्समेंट बॉडी को करेंगे। अब जैसे वी वर्क विद लाइक जो हमारे लोग हैं, दे ऑलरेडी वर्क इन एंडोर्समेंट बॉडीज, तो उनको आइडिया है कि बिजनेस प्लान कैसे बनना चाहिए, प्रपोजल कैसे होना चाहिए। बट वी ऑलवेज से टू आवर क्लाइंट्स के आप इसको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा लेकर जाएं। ये 5-10,000 पाउंड है तो इट्स ऑल मनी वेस्टेड, ज़रूरी नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब इसका 50,000 भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा सकते हैं। सर मैं अगर पाकिस्तान बैठा हूँ, मिसाल के तौर पे लेट्स से कि एक बंदा है, उसकी बहुत बड़ी बिजनेस चल रही है पाकिस्तान में, उसके पास अब टाइम नहीं है रीलोकेट करने का, कि वो चाह रहा है कि यार मैं अगर जाऊँगा और 5-8 जितने भी साल लगते हैं यूके में गुजारूंगा तो वो तो फिर मेरा बिजनेस कॉस्ट बहुत हाई है, तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं छोड़ना चाह रहा। कैन आई स्टिल गेट द पासपोर्ट समहाउ? यू कैन स्टिल गेट द पासपोर्ट, लेकिन एक तो जैसे हमने बात की कैरेबियन का,
फिर आप रेजिडेंसी ले सकते हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की भी, बट ऑफ कोर्स दे आर वेरी एक्सपेंसिव। जैसे पोर्चुगल ने अभी पहले अनाउंस किया हुआ था गोल्डन वीज़ा जो था इनका, वो कितने का? वो स्टार्ट होता था 2,80,000 यूरोज से, बट अब क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस पे लाइक अटेन कर ली, उसको बंद कर दिया। तो अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं दे आर इवन मोर एक्सपेंसिव। उधर आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे, और तकरीबन आप कह लें अगर पाकिस्तानी 6-7 लाख या 8 लाख यूरोस भी हैं तो वो सब्सटेंशली बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। और लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो सेंट लूसिया वगैरह की तरह नहीं है जहाँ आपके पैसे ज़ाया हो जाने। वहाँ पे यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ रियल स्टेट और सम अदर बिजनेस, तो आप उसको ईजिली कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो वो एक अच्छा ऑप्शन। सेंट लूसिया वगैरह का नुकसान ये है कि बस दबा दिए पैसे, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए पासपोर्ट खरीद लिया, वो सिर्फ उसके लिए जिसने ट्रैवल बहुत फ्रिक्वेंटली करना है। अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है, आपके बिजनेस स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो देन इट हैज़ अ रियल वैल्यू, अदरवाइज उसका इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। अच्छा, और आपने बात की इनोवेटर वीज़ा की। अब मैंने अगर इनोवेटर वीज़ा के लिए 50,000, वो अज्यूमिंग कि मेरा बिजनेस प्लान अच्छा था, मुझे कंफर्म, अब मैंने वो बिजनेस करनी है, बिल्कुल करना है। अच्छा। बिजनेस करना भी है, और एंडोर्सिंग बॉडी विल कीप अ चेक ऑन इट फॉर नेक्स्ट 3 years। ठीक है कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आपने जो कमिट किया था उतना पैसा डाला है इसमें, ये बिजनेस ग्रो हो रहा है, तभी आप उसको आगे इंडेफिनिट वगैरह की तरफ लेके जा सकेंगे, या आप इसको अगर सक्सीड करेगी बिजनेस। एग्जैक्टली। एंडोर्सिंग बॉडी का जो ऑब्जेक्टिव है या उनका रोल ही ये है कि एक तो उन्होंने बिजनेस प्लान वेट करना है, और दे आर लाइक ऑडिटर्स, अगर हम इसको कह लें कि वो रेगुलर विजिट करते हैं, चेक करते हैं, तो आपको बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है एंडोर्सिंग बॉडी के साथ। ठीक है। अच्छा सर, अब आप मुझे एक बात बताएं, एंड वॉक मी थ्रू लिटिल बिट ऑफ दिस। क्या हमारे पासपोर्ट से बुरे पासपोर्ट हैं, और इज आवर पासपोर्ट वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट्स? सैडली वेरी फ्यू, मतलब जो हमसे भी बुरे हैं। जो हमसे भी बुरे हैं, सैडली वेरी फ्यू। इसकी वजह क्या है? एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें समझ आ गई। उसके अलावा कोई वजह है? मतलब व्हाट मेक्स अ गुड पासपोर्ट जिसमें आप 70 कंट्रीज जा सकते हैं? Exactly, अगर जैसे कैरिबियन है, सेंट लूसिया की कौन सी बड़ी कोई इकोनॉमिक पावर हाउस है? सो व्हाट अलाउज देम टू गो टू 80 कंट्रीज? एग्जैक्टली। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा जो बोट का इंसिडेंट हुआ है। हमारे लोग इस तरीके से जाते हैं बेशुमार। वो बोट का इंसिडेंट मुझे थोड़ा सा समझा सकते हैं क्या? बोट के इंसिडेंट में ये होता है कि इसमें एक टर्म यूज होती है वीजा में, विच इज ऑल्सो स्कैम, डन बेस्ड वीजा, और उसके थ्रू ये डंकी भी लेके जाते हैं। डन बेस्ड वीजा भी यूज होता है, और एक डंकी वाला भी है। कि डंकी में ये होता है कि आप जैसे लाहौर से पाकिस्तान से आप दुबई चले गए, दुबई से लिबिया ले गए, लिबिया से दे विल टेक अ बोट फॉर इटली, बट ये एक लाइफ थ्रेट है। और क्योंकि हमारे लोग जाके बहुत ज़्यादा इस तरह से मूव करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो कंट्रीज़ हमारी पासपोर्ट रैंकिंग को खासा हिट करते हैं। अच्छा, एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये जो मुझे बड़ा एविडेंट लगता है कि मैं डेली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करता हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका मुझे कोई ये ऑब्जेक्टिव नज़र आया है कि किसी ने गूगल में आई वांट टू वर्क फॉर गूगल और आई वांट टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट। एवरीबडी हैज़ अ क्वेश्चन कि वहाँ पे जाके हम जल्दी से सेटल कैसे होंगे, काम कैसे मिल जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न कि गूगल में इतनी इंडियंस हैं जबकि पाकिस्तानी बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तानी एजुकेशन बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे होते। जो स्टडी पे जाते हैं, और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में, अब यूरोप की स्टडी की वीज़ा रेशो बहुत कम है, क्योंकि यूरोप में जाते ही वो हैं जिनके रिलेटिव वहाँ ऑलरेडी इलीगली इस्टेब्लिश हुए हैं, अब वो लीगल हो गए, और वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप आ जाएं, बस यूरोप में कहीं भी आ जाएं, और बस इधर आके हम कर लेंगे। तो जब आप ये चीज़ें करते हैं, ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो तो हैं कि आपकी पर कैपिटा इनकम, आपकी लॉ एंड ऑर्डर, वॉर जोन, ये वो, लेकिन उसके अलावा जो हमारी थोड़ा सा आप कह लें कि जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है, इट इज़ नॉट करेक्ट। कि ऑल्दो एयरपोर्ट पे इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेक कि आप जाते हैं तो आप वो पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं बाहर। जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, तो इमिग्रेशन आस्क्स यू कि आप क्यों जा रहे हैं। वो कोशिश करते हैं उसको वेट करने की, लेकिन 12 लोग निकल जाते हैं, और कई दफ़ा थोड़ा सा लूप होल भी रह जाता होगा मे बी चेक करने में कि इस तरह के लोगों को बाहर ना जाने दिया जाए। तो जब तक इंटेंशन ये रहेगी कि हमने इलीगली गायब हो जाना है, तो उस वक्त तक ये प्रॉब्लम रहेगा। एंड आई ऑलवेज से कि अगर आपके पास फ़र्ज़ करें जो आपने 25 लाख वहाँ पे दिया, या 30 लाख आपने बोट वाले को दिया, और आपने अपनी ज़िंदगी का लॉस भी किया, आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, पैसे भी गए, वही 30 लाख अगर आप पाकिस्तान में लगा लेते तो मे बी यू कैन डू समथिंग बेटर। और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बाहर चला जाए, और बाहर के मुल्क हर एक के लिए हैं भी नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जितनी आइडियल लाइफ पाकिस्तान की है इन टर्म्स ऑफ लग्जरीज,
दैट इज़ अमेजिंग। बिल्कुल। तो इसीलिए हैपहैज़र्ड नहीं करना है काम। अगर तो क्वालिफाई करते हैं ज़रूर जाएं। ट्रैवलर प्रोफाइल अच्छा है, स्टूडेंट प्रोफाइल अच्छा है, सेटलमेंट के लिए पैसे मौजूद हैं, लेकिन अगर इंटेंशन ये है कि जाके गायब हो जाना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि आप तो ये कर लेते हैं लेकिन आप अपनी सारी फैमिली के रास्ते बंद कर देते हैं कि आपके बच्चे नहीं आ सकते, आपके भाई बहन नहीं आ सकते। जब भी आप इनविटेशन उनके लिए भी देंगे तो वो यही होगा कि जी इनके तो ब्लड रिलेशन था जो आके डिसअपियर हो गए थे। तो इसलिए ये आपका एक लॉन्ग टर्म लॉस है। इट्स अ शॉर्ट टर्म गेन, मे बी इकोनॉमिक हालात बेहतर हो जाए, बट इट्स लॉन्ग टर्म लॉस। मेक सेंस। चलिए सर, आपने मुझे बड़ा टाइम दिया। आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई लेट यू गो। वीजा कंसल्टेंट, हाउ डज वन बिकम अ वीजा कंसल्टेंट एंड व्हाट क्वालिफाइज यू टू बी? क्योंकि मैंने जो देखा है इस इंडस्ट्री में, हर देयर पीपल आर प्रोवाइडिंग ट्रेमेंडस वैल्यू, और फिर देयर आर पीपल जो ऑनलाइन चूना लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक जिस तरह डॉक्टर तो नहीं है कि MBBS किया हुआ है या कुछ डिग्री है इसकी, हाउ कैन आई टेल कि यार ये वीज़ा कंसल्टेंट अच्छा और ये वीज़ा कंसल्टेंट मुझे चूना लगा रहा है? अच्छा, एक तो ये कि कुछ आप रेगुलेशन भी देख सकते हैं कि हु इज़ लाइसेंस्ड। जैसे अगर हम टूरिज़्म की बात करते हैं, आप ट्रैवल एजेंट को लेके हम टूरिज़्म की करें, तो जो आपका टूरिज़्म का लाइसेंस है DTS, अगर वो एक कंपनी के पास है, कंसल्टेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे हैव द DTS, तो इट इज़ वेरी गुड, वो एक लेजिटिमेसी स्टैब्लिश होती है। फिर अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका कंसल्टेंट है, आया वो ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड कंसल्टेंट है या ISEF सर्टिफाइड कंसल्टेंट है, जो एजुकेशनल बॉडीज़ हैं डिफरेंट, या ऑस्ट्रेलिया है तो उसकी क्या लेजिटिमेसी है, उसकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी देखना चाहिए कि जो कंसल्टेंट आपको बता रहा है, जैसे हम जब भी कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम जाके खुद गूगल करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो आपको खुद भी जाके देखना है। एंड ऑफ द डे ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उसको चेक करना है। फिर लेजिटिमेसी में एक और भी ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जो इलिजिट कंसल्टेंट हैं, दे कीप ऑन हॉपिंग। वो आज इधर हैं, कल उधर हैं, परसों कहीं और अपना ऑफिस चेंज कर लेंगे, रिलोकेट कर जाएंगे। तो आप ये भी देख सकते हैं कि समबडी इज सिटिंग इन सम ऑफिस, तो वो कितने अरसे से वो स्टैब्लिश्ड है। फिर रेफरल क्लाइंट क्या है, गूगल रिव्यूज़ क्या आप देख सकते हैं। तो ये वो सारे डिफरेंट चेक्स हैं जो लगा के बड़ा इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और कई दफ़ा ये होता है कि लोगों को खुद भी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, या वो कहते हैं कि जी हमसे तो बस 30 लाख ले लें और हमें कनाडा छोड़ा है। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि दोनों साइड्स की गलती है। हाँ, हम भी थोड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लेजी है ना, हम चाहते हैं कि यार बस सारा काम करके हमें भेज दो, सारा काम करके भेज दो, वो वर्किंग हम नहीं करना चाहते। और फिर वही वाली बात आ जाती है ना, अगर जो महंगा है उससे हम कहते हैं जो सबसे सस्ता बंदा मिल रहा है उसको हम ले लेते हैं। ये तो एक अनफॉर्चुनेट हर्ड मेंटालिटी है ना। इट इज अनफॉर्चुनेट, ट्रू। लेकिन सर थैंक यू फॉर कमिंग, बड़ा इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही है। आपको इंशाल्लाह वापस भी बुलाएंगे। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast.